Hello students, welcome to the second lecture of the topic catenary. कल मैंने आपको definition of the catenary and its intrinsic equation का आइडिया दिया था. Let us recall it. Catenary is a uniform chain or string. Again, I am emphasizing on the main words. ध्यान से देखिए आप, मुख्य बातों पर मैं फिर से फोकस कर रहा हूं. सबसे पहले तो एक चेन और स्ट्रिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए. Then it should be hanged. हैंग मतलब लटकाना. इट शुड बी हैंग बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स. ये फिक्स पॉइंट मैंने आपको बताया था. दे आर नॉट नेसेसरली इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डील विथ सच क्वेश्चंस इन विच ए एंड बी लाई ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इस तरह से एक लटकने वाली चेन, देखिए आप, मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, वर्ड पे, लटकने वाली भारी चेन, और वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए. ये कहलाती है कैटेनरी. इट इज हैंगिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. और अंडर ग्रेविटी हैंगिंग का क्या मीनिंग है कि मैंने आपको कल बता दिया था. फिर आप देखिए इधर, कल जो मैंने आपको इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन S=C टेंसाइल, कल मैंने आपको इसको डिराइव करके बताया था. तो इसको डिराइव करने के दौरान आई एम अगेन ड्रॉइंग द फिगर. मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहा हूं. ये वही फिगर है, वही डायग्राम है जो मैंने कल बनाया था. आप देखिए इधर, मैं वापस से इस बात को पर एम्फेसिस करना चाह रहा हूं कि यदि P इस कैटेनरी का एनी पॉइंट है and P is the tension at the point P to the catenary or to the string. T naught is the tension at the lowest point. तब ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों टेंशन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कल आपको मेन बात मैंने बताई थी एम्फेसिस करके. वापस से मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं कि ये जो आर्क सीपी है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एम पॉइंट के ठीक वर्टिकली अबव होनी चाहिए. व्हाट इज जी हियर? जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क सीपी. तो यहां पर एग्जाम में अगर आप इस फिगर को बनाते हैं तो आपको क्या बात दिमाग में रखनी है? देखिए, आप कल भी बताया था, फिर से देखिए. जी पॉइंट, जी बिंदु एम बिंदु के ठीक ऊर्ध्वाधर ऊपर होना चाहिए. मतलब अगर मैं एम से एक लाइन खींचू सीधे ऊपर तो वो जी से पास होगी. ऐसा क्यों होता है? आई हैव टोल्ड यू. और इस जी पॉइंट से मैंने कौन सा फोर्स शो किया है नीचे? इट इज द वेट ऑफ द आर्क सीपी. वेट ऑफ द आर्क सीपी. ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं. हियर स्मॉल w इज द वेट पर यूनिट लेंथ. ओके, तो इसको मैं m नाम रख देता हूं उधर. ये एंगल मेरा शाई था. वापस से देखिए आप, ये जो आपको यहां सिंबल दिख रहे हैं S, शाई, C, ये फिगर में भी समझ में आनी चाहिए और याद होनी चाहिए. शाई इज दिस एंगल, S इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क CPR. And what is small c? Small c, कल मैंने आपको बताया था कि इस कैपिटल C पॉइंट से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूं, तो इस वर्टिकल लाइन पर इस पॉइंट से
स्मॉल सी डिस्टेंस नीचे, और इसी लाइन को हमने कल कहा था कि इसको हम वाई एक्सिस लेंगे, और आज हम लेंगे इसको, इस पॉइंट को हम, और ये भी हम आज ही करेंगे, इसको हम ओरिजिन ट्रीट करेंगे। ये स्मॉल सी इज ए डिस्टेंस, ये आपको याद रखनी है। अब कल जब मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, तब मैंने यहां पर फोर्सेस का रेजोल्यूशन किया था। तो मैंने यहां पर दो इक्वेशन लिखी थी। वन इक्वेशन इज टी साइन शाई इक्वल्स टू डब्ल्यू एस। Actually, this was the second equation. First equation is T cos psi equals to T naught equals to WC. तो ये आपके कैटेगरी के दो फॉर्मूले या दो रिजल्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि इनको हम कभी भी किन्हीं भी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। फिर से देखिए आप, कौन से फॉर्मूले हैं ये? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट। इधर देखिए आप, कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमने इस टी के दो कंपोनेंट्स किए थे। दिस कंपोनेंट इज टी कॉस साई एंड दिस कंपोनेंट इज टी साइन साई, और टी कॉस साई इज इक्वल टू टी नॉट। तो टी कॉस साई रिप्रेजेंट करता है किसको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट, यानी कि इस तनाव का क्षैतिज दिशा में घटक टी कॉस साई। और चूंकि P इस कैटेगरी का कोई भी बिंदु है, यानी P बिंदु इस कैटेगरी पर कहीं भी हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या हुआ फिर? कैटेगरी के किसी भी बिंदु पर तनाव का क्षैतिज घटक है, और ये बराबर हो रहा है टी नॉट के। टी नॉट क्या है? निम्नतम बिंदु पर तनाव। देखिए आप ध्यान से, C को हम बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेगरी। तो यहां पर एक्चुअली एक तरह का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन द कैटेगरी इज इक्वल टू द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। एंड अगेन टी नॉट को हमने एज्यूम किया था W इंटू सी। तो ये तीनों जो वैल्यू मैंने बराबर करके लिखी है, टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू WC, ये आपको तुरंत अभी के अभी याद कर लेनी है। 5 बार बोलिए इसको मन में और इसको याद कर लीजिए। फिर आप देखिए सेकंड क्या लिखा है मैंने? टी साइन साई इक्वल टू WS। इसमें टी साइन साई आपको फिगर में दिख रहा है और WS दिख रहा है, दोनों वर्टिकली है और अपोजिट है, तो इक्विलिब्रियम के दोनों इक्वल होंगे। टी साइन साई अगेन क्या है? कंपोनेंट ऑफ टेंशन in the vertical direction. And what is WS? It is the weight of the arc CP. इसको भी फटाफट रिवाइज कीजिए मन में। T cos psi equals to T naught equals to WC and T sin psi equals to WS. Okay? अब टुडे ये सारी बातें तो हो गई कल की। टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू और गोइंग टू प्रूव, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसको तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। इसको तो हम कहते हैं किसी भी कर्व की नैज समीकरण, इंट्रिंसिक इक्वेशन, जो कि एस शाई में लिखी जाती है। और कल मैंने आपको बताया था कि हम क्या करने जाएंगे, या आज क्या कर रहे हैं, हम इस समीकरण को XY वाली समीकरण में चेंज कर रहे हैं। क्या होती है XY वाली समीकरण? XY वाली समीकरण को हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण। तो अभी आप देखना, ये समीकरण बदलकर ऐसी बन जाएगी, पर आपको याद क्या रखना है? फिगर, नो नीड टू ड्रॉ फिगर फॉर गेटिंग दिस। ये सारा काम जो मैं आज करने जा रहा हूं, ये आपको कब करना है? जब एग्जाम में, परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाए कि कैटेगरी की कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए या उसका निगमन कीजिए, डिड्यूस। तो आपको स्टार्ट इससे करना है। इससे मतलब आपको लिखना है वी नो दैट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेगरी इज S इक्वल टू C टेंशन। ठीक है, ये लिखने के बाद S इक्वल
इक्वल्स टू सी टेन शाई लिखने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में टेन शाई की जगह आपको पुट करना है dy बाई डी एक्स। अब आप देखिए सीधी सादी सरल सी बात है कि हमको एस शाई की जगह एक्स वाई लेके आने हैं, यानी मैं गणित के तरीकों से, गणित के सूत्रों से कुछ ऐसा करूं ताकि एस और शाई हट जाए और एक्स और वाई आ जाए। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, टेन शाई की जगह dy बाई डी एक्स एक फॉर्मूला होता है ऐसा रख दिया हमने। तो इससे एक प्रॉब्लम दूर हो गई कि शाई तो हट गया, एक्स वाई आ गए। लेकिन अब मुझे एस अभी भी बचा हुआ है, इसको हटाना है। और दूसरी एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, एक प्रॉब्लम हटी तो एक खड़ी क्या हो गई कि यहां पर डेरिवेटिव आ गया, जबकि मुझे जो समीकरण लानी है उसमें डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या कहती है गणित कि अगर डेरिवेटिव को हटना है तो समाकलन को कूदना पड़ेगा। देखिए आप यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ समान अवकलन। देखिए जरा, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हो गया अवकलन। फिर अब आप एक आपके प्रथम वर्ष का एक फॉर्मूला याद कीजिए। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि आपको मेरे ख्याल में यहां पर इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि फॉर्मूला कैसे आएगा। दिस इज द फॉर्मूला जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कैलकुलस के पेपर में। इस फॉर्मूले को मैंने यहां अप्लाई कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, ds बाई डी एक्स की जगह √1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर पुट कर दिया। अब आप जरा मुझे देख के बताइए तसल्ली से कि क्या इस लाइन में s और शाई बच रहा है क्या? हम देख लें, यहां पर देयर इज नो s एंड नो शाई। पर फिर वही बात मैंने आपको क्या कहा था, द प्रॉब्लम इज दिस कि अब इस लाइन में डेरिवेटिव आ चुकी है और वी वांट रिलेशन नॉट इन्वॉल्विंग एनी डेरिवेटिव, यानी मुझे यहां से डेरिवेटिव को हटाना। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करता हूं, मैं dy बाई डी एक्स को एक शॉर्ट में आसानी के लिए, सरलता के लिए एक एज्यूम कर लेता हूं उसको p। तो इससे आसानी क्या होगी साहब, देखिए अब इधर इस लाइन का मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, अवकलन x के सापेक्ष। अब इन दोनों को मैं अगर इसमें यूज करूं तो आई विल गेट 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू सी डी बाई डी एक्स। अब आप थोड़ी देर में पता पड़ेगा कि ऐसा हमने क्यों किया। देखिए अब इससे क्या एडवांटेज हुआ ये करने से कि ये जो अवकल समीकरण है ये सेकंड ऑर्डर की है, ये बन गई है फर्स्ट ऑर्डर की। और फर्स्ट ऑर्डर वाली अवकल समीकरण को सॉल्व करना सेकंड ऑर्डर वाली समीकरण से हमेशा आसान होता है। देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्या बोलते हैं इतनी जल्दी बताइए इस काम को। इस काम को हम कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, मतलब चरों का पृथक्करण करना। क्यों करते हैं चरों का पृथक्करण? सो दैट वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अपने आप लिखिएगा, यहां पर आप चाहे तो लिखें, नहीं तो अंडरस्टूड है, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx x एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आप देखिए यहां पर हो सकता है आपको सोचना पड़ जाए, इस तरह के इंटीग्रेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, आपने अपनी 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। देखिए जरा, एक फॉर्मूला तो उसका लॉग में होता है, ये वाला कांस्टेंट लिख रहा हूं मैं, और दूसरा फॉर्मूला इसका साइन एच इनवर्स में होता है। तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको साइन एच इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो नोट कीजिए आप, यहां पर क्या करना है मुझे, x बाई ए, यहां पर क्या आएगा p बाई 1। ये आ गई सब बात।
अब यहां पर मैंने जल्दी से बनाइए क्या किया, मैंने इनवर्स को हटा दिया। कैसे हटाया, देखिए इधर सी को नीचे भेजा, साइनस इनवर्स को फिर लेफ्ट में भेजा, तो इससे इनवर्स हट गया। तो अब आप इधर देखिए, क्या इससे मुझे मेरा वांछित कार्य जो मुझे करना था वो हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको बार बार क्या कह रहा हूं मैं, कि मुझे एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जो अवकलजों से मुक्त हो, बट P इज स्टिल ए डेरिवेटिव। P क्या है? अभी मैंने एज्यूम किया था P को, P इज डिवाइड बाय dx, तो आप वापस मैंने P की जगह डिवाइड बाय dx पुट कर दिया। देखिए अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेटिंग, और इंटीग्रेट करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं इसमें, और मैं मान के चलता हूं कि आपको आता होगा कि dx हम इधर भेज देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन से पहले हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे पहले की तरह। यहां पर केवल dy बचेगा। जस्ट ए मिनट, एक यहां पर हमारे से चूक हो गई। जस्ट ए मिनट, यहां पर क्या आया था पहले, x इक्वल्स टू c, आप इसको पीछे रिवाइंड करके वापस देखिए, x इक्वल्स टू c sin h इनवर्स p, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, हमको एक समाकलन का स्थिरांक भी जोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चूक हो गई, देखिए इसको। तो यहां पर a1 मैंने लिखा, पहले नहीं लिखा था, अब बुक में देखोगे लिखा हुआ है। यहां पर आप a1 को स्पेसिफाई करोगे। व्हाट इज a1? a1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप कहोगे साहब इससे तो मामला अटक गया, a1 आने से तो फिर काम बिगड़ गया। देखो अब बिगड़ा कुछ नहीं है, हमको यहां पर a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ a1। कैसे ज्ञात करें इस a1 की वैल्यू? तो a1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब वो काम हम कर रहे हैं जो हम कल से बार बार कह रहे हैं। कौन सा काम? कि हम इस लाइन को y अक्ष मानेंगे। ये जो लाइन है जो C से पास हो रही है, वर्टिकल लाइन, यहां पर आप बकायदा इस बात को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे नाउ टेकिंग वर्टिकल लाइन थ्रू C एज द y एक्सिस, है ना। ये लिखने के बाद ही ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूं। आप क्या कहोगे? एट द पॉइंट C। जल्दी से बताइए, अगर ये पॉइंट y अक्ष पर आ गया तो इसका x निर्देशांक कितना होगा? इसका x निर्देशांक होगा 0, क्योंकि जो भी बिंदु y अक्ष पर होता है उसका x निर्देशांक कितना होता है? 0। और फिर मुझे ये बताइए कि इस पॉइंट पर p कितना होगा? p, क्या p की कोई वैल्यू होती है क्या? तो आप ध्यान करिए, p है क्या? p इज आवर डिवाइड बाय dx, ये p है। और इस p को शुरू में हमने कैसे प्राप्त किया था? p इज टेंशन। आपको अगर इस पॉइंट पर p का मान ज्ञात करना है तो आपको इस पॉइंट पर tan psi का मान ज्ञात करना होगा। तो इस पॉइंट पर बताइए psi कितना है? आप सोचेंगे psi क्या होता है, तो फिर से देखिए आप, psi क्या होता है? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचकर हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाला जाए तो जल्दी से बताइए एंगल कितना आएगा? तो आप कहोगे साहब एंगल आएगा 0। देखिए आप ध्यान से, क्यों आएगा 0? क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट भी वही है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी वही है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट द पॉइंट C is 0, so that value of P is 0 at the point C। तो अगर आप इन दोनों डाटास को इसमें फिट कर दें, फिट करने का मतलब x की जगह ये पुट करें और p की जगह ये पुट करें, तो देखिए जल्दी से क्या मिलता है। साइन h इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। हो सकता है आपको नहीं आती हो, ये नहीं पता हो, अभी आपको मान के चलते हैं। वैसे मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि ये दो बातें तो आपको कभी भी आनी चाहिए। cos h इनवर्स x का फॉर्मूला हो सकता है आपने पहले आपके बोर्ड के सिलेबस में होते थे चैप्टर, अब शायद हटा दिए हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। These are called hyperbolic functions in mathematics।
इनको हिंदी में कहते हैं हम अति परवलयिक फलन। फिलहाल अभी तो हमने याद कर लीजिए, और आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि A1 0 हो गया, क्योंकि ये 0 है, C × 0 0, ये 0 है, A1 = 0। तो A1 हमने लगाया और वो 0 भी प्रूव कर दिया। कहने का मतलब कांस्टेंट तो लगाना है, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं लिखते हैं तो वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर उसको 0 प्रूव करने के बाद फिर हम उसी लाइन पर आ जाते हैं जो हम उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। ये लाइन लिखी थी हमने, वापस लाइन बता रहा हूं। इसका दोनों साइड वेरिएबल सेपरेट करके मैंने वापस से इंटीग्रेशन शुरू कर दिया। देखिए फिर क्या आता है। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin h का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ sin hx इज इक्वल टू cos hx। यहां पर क्या होगा बताइए जल्दी से, cos h x/c, और चूंकि यहां पर x के साथ 1/c कोफिशिएंट में है, तो आपको पता है कोफिशिएंट का हमें इंटीग्रेशन में डिवाइड लगाना पड़ता है, प्लस एक कांस्टेंट, अगेन एक कांस्टेंट A2। क्योंकि जब हम निश्चित अनिश्चित समाकलन करते हैं तो गणित कहती है कि आपको एक समाकलन लगाना है। अब आप देखिए जब क्या बताइए, y = c cos h x/c, ये c में उल्टा करके ऊपर ले आया, प्लस A2। फिर देखिए अभी A2 की वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी। तो आप देखिए इस फिगर के अंदर हमने y अक्ष को एज्यूम कर ली, पर क्या कभी अकेली y अक्ष होती है क्या? y अक्ष के साथ हमेशा x अक्ष भी होती है। अब मैं यहां पर इस फिगर में x अक्ष भी मानने जा रहा हूं, और x अक्ष होगी, y अक्ष होगी, तो नेचुरली मूल बिंदु यानी ओरिजिन भी होगा। तो अब आप दो लाइन लिखेंगे कि कैटेगरी के निम्नतम बिंदु C से स्मॉल c दूरी पर नीचे स्थित बिंदु को मूल बिंदु मान लें। तो अगर आप इस बिंदु को मूल बिंदु मान रहे हैं तो कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर इससे पास होने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही मेरी x अक्ष है, क्योंकि x अक्ष को तो मूल बिंदु से गुजरना ही है, ठीक है, और x अक्ष को y अक्ष के लंबवत होना ही है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने आपको बोल के बताई कि आपको लिखनी है, बुक्स में लिखी हुई है। अब आप क्या कहेंगे, अगेन एट द पॉइंट C। अब जल्दी से बताइए आप, इस पॉइंट पर चूंकि मुझे x कोऑर्डिनेट तो पहले ही पता था, क्योंकि y अक्ष पर है पॉइंट C, तो x बिंदु कितना होगा 0। अब जल्दी से बताइए मुझे आप, इस पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा इस पॉइंट पर? y कोऑर्डिनेट क्या होता है? बिंदु की y अक्ष के समांतर नापी गई दूरी। तो आप देखिए ये जो होगा y कोऑर्डिनेट स्मॉल c। अब आप इन दोनों डाटास को इसमें फिट कर दीजिए। तो जल्दी से बताइए क्या आएगा, c = y की जगह c पुट किया मैंने, और x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। अब आपको cos h 0 की वैल्यू यहां पर जरूरत पड़ेगी, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अगर मैं यहां 1 पुट कर दिया, लाइन क्या बनी, c = c + A2, इट मीन्स A2 = 0, A2 0 आ गया। तो कुल मिला के आपको एक बार दिमाग में अच्छी तरह से जमा लेनी है, कौन सी, ये मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो जो बात मैं आपको याद दिला रहा हूं वो आप लिख लेना कि इंट्रिंसिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन को डिराइव करने में 2 बार समाकलन करना पड़ता है, और दोनों बार के समाकलन में स्थिरांक 0 आता है, ठीक है। ये निकाल के बताना है, और यहां आप क्या लिख दोगे, जो कि कैटेगरी की अभीष्ट कार्तीय समीकरण है। तो ये आपकी कैटेगरी की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं कैटेगरी के। ये 2 फॉर्मूले मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। ये वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको रिवाइज करवाया था, T cos psi = T0 = WC, और फिर है T sin psi = WS। रिमेंबर कि यहां पर W को आपको स्मॉल लिखना है, क्योंकि कैपिटल W का अलग मीनिंग हो जाता है, और स्मॉल w इज द वेट पर यूनिट लेंथ, ये आपको स्मॉल ही लिखना है।
और इसके पहले जो मास्टर फॉर्मूला था वो हमारा था S इक्वल टू C tan psi, जो कि कैटेनरी की इंटरनल इक्वेशन है। और अभी अभी जस्ट हमने इस कैटेनरी की कार्टेशियन इक्वेशन एस्टेब्लिश की। अब मैं क्रम से कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। ये फॉर्मूले आपको बाई हार्ट याद रखने हैं, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला किसी क्वेश्चन में कौन सा वाला लग जाए ये सब परिस्थिति पर और क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। सारे फॉर्मूले आपको रोज लिखने ही है जब तक आपको ये बाई हार्ट याद नहीं हो जाए। क्योंकि आप देखोगे इस चैप्टर में सारा फॉर्मूले का ही खेल है। अगर आपको सही फॉर्मूला दिमाग में क्लिक कर गया किसी क्वेश्चन के लिए तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर जाएंगे। अब ये सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम में ड्राइव भी करवाए जाते हैं। अब आप कहोगे साहब ये तो मुसीबत हो गई। मुसीबत नहीं है, फॉर्मूले को अगर ड्राइव करवाया जाता है तो हमारे लिए आसानी है, तो उसका फिक्स प्रूफ है। क्वेश्चन में तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करें स्टार्ट, क्या फिगर बनाएं। इन फॉर्मूलों में से लगभग सारे फॉर्मूले आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 1/2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, इनमें से किसी में भी इनको ड्राइव कर इनको छोड़ ये फॉर्मूले। और एक और रिजल्ट है वो नवे नाम में लिख देता हूं मैं, t² माइनस t0 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ws होल स्क्वायर। ओके, तो इनमें से एक फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूं आज। ये सारे बाकी फॉर्मूले जो है ना आपको खुद करना है, बुक से देखिए। मान लीजिए मुझे ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है, एग्जाम में आ गया साहब कैटेनरी के लिए सूत्र S बराबर C sin x अपॉन C को व्युत्पन्न कीजिए, को डिराइव कीजिए। तब आप कैसे करेंगे? देखिए आप इधर कुछ नहीं करना, आपको पहले ये दो सूत्र लिखने। हम जानते हैं कैटेनरी की नेज और कार्तीय समीकरण निम्न होती है, ये लिख लेंगे आप। ठीक है, अब नेचुरली आप जानते हैं, इसका मतलब याद तो करना ही पड़ेगा, बिना याद करे आप कैसे लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर S इक्वल टू C tan psi में tan psi की जगह पुट करना है dy/dx। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं कि tan psi इज नथिंग बट dy/dx। फिर dy/dx जो है उसकी वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो जरा करें अवकलन दोनों तरफ x के सापेक्ष इसका dy/dx की वैल्यू कितनी आती है बताओ। c कांस्टेंट है, cos h का अवकलन होता है sin h, और फिर x अपॉन c का अवकलन करेंगे इंटू 1/c। और जरा देखिए इसको अगर मैं सरल कर देता हूं, यानी कि ये c काट देता हूं, तो मेरे पास क्या बचता है S इक्वल टू C sin h x अपॉन c। यही वो सूत्र है जो मुझे स्थापित करना है। तो इसी प्रकार आप देखोगे 2-3 लाइन में सबके प्रूफ है। तो ये सब इनमें से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसके बारे में एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं। विशेष बात इसकी ये है कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फॉर्मूला है। यानी कि अगर आपकी बुक्स में टोटल मान लीजिए 30 सवाल है, सॉल्व अनसॉल्व मिला के, तो 20 से 22-25 सवालों तक में ये फॉर्मूला यूज होगा। तो वी कैन से दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। तो कल हम इन फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे।